2020 में कोरोना वायरस ने काम करने का पूरा स्टाइल ही चेंज कर दिया। कुछ ही महीनों में वर्क फ्रॉम होम एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन गया और इसके कारण कंपनीज ने बहुत ही तेजी से टेक्नोलॉजी को अपनाना भी शुरू कर दिया। इसका असर हमें आईटी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस पर भी देखने को मिला। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 2020 में 57.73% के रिटर्न्स दिए हैं। आगे चल के भी एक्सपेक्टेड है कि ये सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन क्या स्टॉक प्राइसेस अभी भी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं और ये क्या अच्छा टाइम है सेक्टर में एंटर करने के लिए? इन पॉइंट्स पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ी हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम इनवाइट कर रहे हैं टाटा डिजिटल फंड की फंड मैनेजर को, जो है मिस मीता शेट्टी। मीता जी के साथ हम आईटी सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्पेसिफिकली इनके फंड के बारे में भी चर्चा करेंगे। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडिया ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप, जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं टाटा डिजिटल फंड की फंड मैनेजर मिस मीता शेट्टी। मीता जी के पास 14 सालों से ज्यादा एक्सपीरियंस है इक्विटीज में और 2017 से ये टाटा एसेट मैनेजमेंट के साथ हैं। इससे पहले मीता जी कोटक सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ भी रह चुकी हैं और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ ये एज एन इक्विटी एडवाइजर भी काम कर चुकी हैं। शी हैज कंप्लीटेड अ बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड इज अ सीएफए चार्टर होल्डर। तो चलिए बिना किसी देर के मीता जी को अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। नमस्कार मीता जी एंड वेलकम टू आवर चैनल जेड फंड्स। जैसा मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया, आज हम टाटा म्यूचुअल फंड्स के एक ऐसे फंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसने पिछले एक साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वी विल बी डिस्कसिंग द टाटा डिजिटल फंड। इनफैक्ट इस फंड ने 28 दिसंबर को अपने 5 साल पूरे किए हैं। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू। सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जेड फंड्स को, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आकर अपना व्यू शेयर कर सकें। सो थैंक यू जेड फंड्स टीम। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की अगर हम बात करें, सो यस, इस फंड ने 5 साल कंप्लीट किए हैं और इस फंड के लिए एक और बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 20% CAGR के करीब का रिटर्न भी जनरेट किया है। सो यस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। इससे पहले कि हम स्पेसिफिकली फंड की डिटेल्स में जाएं, आई एम श्योर हमारे दर्शक आपके व्यूज जानना चाहेंगे अबाउट द ईयर 2020। विद इन द ईयर इक्विटीज ने मल्टी ईयर लोज भी देखे और लाइफ टाइम हाइस पे बंद हुआ। इवन तो कोरोना वायरस महामारी से हम अभी तक निकले नहीं है और वैक्सीन की प्रैक्टिकल एफिशिएंसी का भी कुछ पता नहीं है, फिर भी ग्लोबली स्टॉक मार्केट बहुत ही एक्सुबरेंस दिखा रही है। इन योर ओपिनियन इज दिस जस्टिफाइड या थोड़ा ओवरस्ट्रेच्ड है अभी? अगर हम मार्केट्स की बात करें तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये साल बहुत ही एक्सट्रीम रहा है। हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट्स देखे हैं। इस साल ने रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिए हैं इक्विटी मार्केट्स में। यदि हम यूएस की बात करें या इंडिया की बात करें, ऑल्दो इमर्जिंग मार्केट डेवलप मार्केट के मुकाबले में उतना अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट कर पाया है, बट सारे मार्केट्स ने इक्विटी मार्केट्स ने ज़रूर रिटर्न बनाया है इस साल। अगर हम पैंडेमिक की बात करें तो यू आर राइट, हम अभी भी पूरी तरह से इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। बट एक चीज़ है कि जब मार्च में पैंडेमिक ने हिट किया था स्पेशली इंडिया में, तब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सारे इंडस्ट्रीज़ लॉकडाउन में किस तरह से फंक्शन कर पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किस तरह से बिजनेसेस ये नए माहौल को अडॉप्ट करेंगे। सो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी और आज अगर हम देखें तो ये सारे अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। इंडस्ट्रीज़ हो चाहे इकोनॉमीज़ हो, सारे ग्रोथ की तरफ काफ़ी हद तक आगे नंबर्स में विजिबिलिटी दिखा रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि रिस्क पैंडेमिक का अभी भी है, बट जितने हद तक वो रिस्क और अनसर्टेनिटी हमने पहले देखी है, उतना ज़्यादा अब इस लेवल पर हमें नहीं लगता है कि रिस्क है। अगर जस्टिफिकेशन की बात करें तो आई थिंक दैट कुछ हद तक ये रैली जस्टिफाइड है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स हमेशा फ्यूचर अर्निंग्स और ग्रोथ को डिस्काउंट करते हैं। और हम इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्टिमेट्स को देखें या निफ्टी के अर्निंग्स ग्रोथ के एस्टिमेट्स को देखें
तो यहाँ से हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिखती है। सो आई थिंक कुछ हद तक ये रैली जस्टिफाइड है। एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर किया जा सकता है कि क्या ये वैल्यूएशंस सस्टेनेबल हैं, क्योंकि आज अगर हम निफ्टी के वैल्यूएशंस को देखें तो हम करीब 5 से 10% लॉन्ग टर्म एवरेज से हायर पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं। सो एक वो आर्ग्यूमेंट हम ज़रूर कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि काफ़ी सेक्टर्स जिस तरह से कि बैंक्स हैं या एनबीएफसी है, वहाँ पर हमें अभी भी थोड़ा और रूम है कि अर्निंग्स इम्प्रूव हो सकते हैं इन फ्यूचर। सो वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा हैं, बट अर्निंग्स विजिबिलिटी यहाँ से और इम्प्रूव होने की होप भी और विजिबिलिटी भी कुछ हद तक है। सो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहे और कुछ टाइम करेक्शन हमें देखने मिल सकता है मार्केट्स में, बट आई एम नॉट सीइंग कि ये बहुत ही अनजस्टिफाइड रैली है और सस्टेनेबल नहीं है। आई थिंक आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि अनसर्टेनिटी वाला जो फैक्टर है वो काफी हद तक निकल गया है। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं। इस सेक्टर को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला है इस साल वर्क फ्रॉम होम के कारण। तो हमने इसका रिफ्लेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइसेस में भी देखा, क्योंकि काफी पैसा फ्लो हुआ है इनमें। इनफैक्ट अगर आपके ही फंड की बात करें तो मार्च 2020 में इस फंड के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो 300 करोड़ रुपए के थे, अब ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए के हो गए हैं। क्या आपके ओपिनियन में ये इन्फ्लोज बने रहेंगे, और डू यू थिंक ये लिक्विडिटी ड्रिवन है, और एक बार लाइफ वापस नॉर्मल की तरफ आनी शुरू हुई तो रिडेम्पशन भी उतनी जल्दी हो सकते हैं? यस, यू आर राइट। फंड के साइज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है हमने पिछले कुछ महीनों में, एंड ये दो चीज़ों का मिक्स है। इट्स अ फंक्शन ऑफ कि हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं इस फंड में, एंड दूसरा ऑफ कोर्स लिक्विडिटी है, जिस तरह की आपने भी पॉइंट आउट किया। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो इस साल हमने बहुत अच्छी लिक्विडिटी इनफ्लो देखी है इक्विटी मार्केट्स में फ्रॉम दी FIIs। इनफैक्ट इस साल हमने कुछ महीने में इनफ्लोज लाइफ टाइम हाई हिट किए हैं ऑन अ मंथली बेसिस। सो हाँ, बिल्कुल लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और अगर हम इंटरेस्ट रेट्स देखें ग्लोबली, या हम मनी मार्केट्स फंड्स देखें ग्लोबली, जो साइज़ पर आज वो हैं, और अगर हम उनको पहले से कंपेयर करें तो ये सारी चीज़ें लिक्विडिटी इनफ्लो के कंटिन्यूटी की तरफ ही पॉइंट आउट करती हैं। सो कुछ और टाइम तक हमें ये इनफ्लो देखने मिल सकते हैं मार्केट में। आईटी सेक्टर की बात करें तो हम एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज देख रहे हैं इस सेक्टर में, और ये चेंज हो रहा है पैंडमिक की वजह से, जहाँ पर रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट एक नीड हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर सेट हो रहा है मार्केट में। उस वजह से साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी कंपनीज़ को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये एक जो चेंज हम देख रहे हैं ये बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, पर ये हमें 2 से 3 साल तक का एक अच्छा विजिबिलिटी देता है पूरे सेक्टर के लिए। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो इंडियन कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो इंडियन कंपनीज़ ने काफ़ी सालों से बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है ग्लोबल आईटी सर्विस मार्केट में। यदि मैं कंपेयर करूं तो करीब 2010 में टॉप इंडियन कंपनीज़ का मार्केट शेयर अराउंड 10% था, जो कि आज करीब 25% के आसपास है। सो हमने मार्केट शेयर गेन्स लिए हैं काफ़ी कंसिस्टेंटली, और ये हम कर पाए हैं क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजी की तरफ, हमारी कॉस्ट बेनिफिट है और हमारी मैन पावर भी है। सो इंडिया में करीब 2 लाख कंप्यूटर इंजीनियर्स एवरी ईयर पासिंग रेट है, और करीब 45 लाख लोग आईटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं इंडिया में करंटली। सो हमने कैपेबिलिटी बहुत अच्छे से दिखाई है, और ये जो चेंज हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे
इसमें इंडियन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी बिल्कुल सही। इंडियन टेक कंपनीज ने काफी मार्केट शेयर गेन किया है, लेकिन हाल में काफी चर्चा रही है अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन इंटरनेशनल फंड्स। कई एमसीज भी बात करती हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन इंटरनेशनल फंड्स फॉर एक्सपोजर टू द टेक सेक्टर, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स जनरली टेक सेक्टर में काफी हैवी होते हैं। तो प्लीज हमें बताएं टाटा डिजिटल फंड कैसे अलग है और आपके ओपिनियन में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। जी बिल्कुल। इंटरनेशनल फंड्स की बात करें तो टेक फंड्स का वेटेज हमने देखा है कि थोड़ा हेवी रहा है इन फंड्स में। और अगर हम इन कंपनीज और इन टेक स्टॉक्स की बात करें तो ये बिजनेसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये एक नए टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, या कोई थीम है जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई या साइबर सिक्योरिटी हो गई या कोई एक कम्प्लीटली टेक लेड डिस्ट्रप्शन की थीम हो गई। और इन थीम्स को अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लिस्टेड स्पेस में हमें बहुत ज़्यादा ऐसे नाम अब तक नहीं देखने मिले हैं। सो डेफिनेटली ग्लोबल स्टॉक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं टू कैप्चर कि ये जो थीम और डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसको हम अच्छे से कैप्चर कर पाएँ अपने रिटर्न्स में। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने टाटा डिजिटल इंडिया फंड में ये चेंज किया है रिसेंटली, जो अब हमें एनेबल करता है कि हम अप टू 20% ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स एलोकेशन कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो एक फ़ंड जो इंडिया में है, जो इंडियन कंपनीज़ पे फोकस्ड है और कुछ हद तक ग्लोबल टेक स्टॉक्स भी ले सकता है, ये एक अच्छा ऑप्शन देता है। क्योंकि इंडिया में आपको एक ऑफशोरिंग थीम देखने मिलती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम ग्लोबल डेस्क से इंडियन डेस्क पर मूव होता है। और एक ग्लोबल टेक स्टॉक्स में भी आपके इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की पॉसिबिलिटी देता है। सो आई थिंक एक मिक्स बिटवीन इंडिया एंड दीज ग्लोबल टेक स्टॉक्स ये एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इंस्टेड कि आप सिर्फ एक इंटरनेशनल फंड को देखें। This is an interesting change which allows you to invest up to 20% in overseas tech stocks. इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी बेनिफिट मिल जाता है इन्वेस्टर को। लेकिन मीता जी, सिंस टाटा डिजिटल फंड एक सेक्टोरल फंड है, इसमें जो रिस्क है वो एक डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले ज्यादा नहीं है। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी रनअप का फायदा उठाना चाहते हो तो क्या ये फंड उनके लिए सही रहेगा? और अगर हाँ, तो इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या 2-3 साल का ही होना चाहिए? क्योंकि उसी के बीच हम देखने वाले हैं जो इंक्रीजिंग स्पेंड्स होने वाले हैं ऑन द टेक सेक्टर। या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर इसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की तरह भी देख सकते हैं। डिवर्सिफाइड फंड की कंपैरिजन में एक सेक्टोरल फंड हमेशा थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि वो सिर्फ एक सेक्टर की थीम को प्ले कर रहा है। सो रिस्क यस ज़्यादा होगा इस सेक्टर फंड में, बट जिस तरह का वेव और चेंज हम इस सेक्टर में देख रहे हैं और जो विजिबिलिटी हमें आने वाले 2 से 3 सालों में दिख रही है, हमारी एडवाइस इन्वेस्टर्स को यही है कि इस सेक्टोरल फंड में थोड़ा एलोकेशन करके हम ये वेव को कैप्चर कर सकते हैं, रिटर्न्स को कैप्चर कर सकते हैं। बट एलोकेशन विल बी डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सेक्टोरल फंड्स में डिवर्सिफाइड फंड के मुकाबले रिस्क इज़ मोर। अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो मिनिमम 2 से 3 साल का होराइजन होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी इक्विटी फंड हो। दैट इज़ व्हाट हम हमेशा एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को। और जिस तरह आईटी की थीम प्ले हो रही है, ये एक मल्टी ईयर थीम भी हो सकती है और 3 साल से ज़्यादा का विजिबिलिटी भी दिखा सकती है। बट इस पॉइंट पर हमें 2 से 3 साल की विजिबिलिटी ज़रूर दिखती है इस सेक्टर में। राइट। तो फिर एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब क्या उन्हें एक लमसम मेथड से इन्वेस्ट करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द टेक बूम, या फिर एसआईपी ही बेस्ट मेथड है? और ऐसे कौन से रिस्क देखते हैं आप इस सेक्टर में जिनका ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को? हमारी एडवाइस होगी कि इन्वेस्टर्स एसआईपी रूट फॉलो करें इस फंड के लिए, क्योंकि बीएससी आईटी ने 65% रिटर्न्स दिए हैं करीब 1 साल में, और हमें हो सकता है कि कुछ महीनों तक ये एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखे। सो एसआईपी रूट एक आइडियल वे होगा कि आप इस फंड में
इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हैं। सो अगर रिस्क की बात करें तो 2 रिस्क हैं जो हम यूजुअली इवैल्यूएट करते रहते हैं। एक है यूएस के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जैसे कि टैक्स चेंज हो गया या वीज़ा के रिलेटेड कोई चेंज हो गया। टैक्स रेट इंक्रीज़ यदि हो गए यूएस में तो वो हो सकता है कि कुछ क्वार्टर्स तक आईटी इंडस्ट्री में हमें वो इम्पैक्ट दिखे, क्योंकि स्पेंड कट्स शायद देखने हो सकते हैं ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, जो बड़े स्पेंडर्स हैं उनकी तरफ से। वीज़ा को लेके अगर बात करें तो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन कंपनीज़ ने लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सो यूएस में आज अगर हम परसेंटेज में बात करें तो करीब 50 से 60% की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ वहाँ की लोकल यूएस सिटीजन्स हैं। सो अब वीज़ा को लेकर जो पहले हमें रिस्क दिखता था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, बट वो एक रिस्क और है जो हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा एक है जो करेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि करेंसी मूवमेंट्स बहुत इम्पैक्ट करती हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को, और ख़ास करके आईटी जिसमें सारे रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट होते हैं। बट अगेन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ओवर द लॉन्गर रन हमें बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। हाँ, फॉर अ कपल ऑफ क्वार्टर्स हमें हो सकता है कि मार्जिन पर इसका इम्पैक्ट दिखे, बट ओवर द लॉन्गर रन हमने देखा है कि करेंसी की इम्पैक्ट काफ़ी हद तक नेगेट हो जाती है। जैसे डील रिन्यूअल्स होते हैं, साइन अप्स होते हैं, करेंसी रेट्स उसमें काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाते हैं। बट टू सम अप, यस, रिस्क की बात करें तो यूएस के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, चाहे वो टैक्स हो या वीज़ा हो, और दूसरा करेंसी रिस्क जो हम काफ़ी क्लोजली इवैल्यूएट करते हैं। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग द रिस्क। अगर फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो पिछले 1 साल में फंड ने 50% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। प्लीज हमें बताएं कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दूसरे फंड से अलग कैसे है, और आगे चल के इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम गार्प एज अ फिलोसॉफी इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं, जहाँ पर हम ग्रोथ और वैल्यू के एक कंफर्ट पर स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। और अगर हम फंड की पोजीशनिंग देखें तो हमारा फंड थोड़ा लार्ज कैप स्क्यूड है करंटली, बट हमने एक मिड और स्मॉल का भी काफ़ी अच्छा मिक्स और बैलेंस रखा है फंड में। और काफ़ी ऐसे थीम्स हैं, चाहे वो ER&D थीम हो या वो प्रोडक्ट कंपनीज़ हो या कोई टर्न अराउंड स्टोरीज़ हों, तो हम इन पर भी फोकस रखते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम इनको कैप्चर कर सकें अपने फ़ंड में। फ़ंड की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो आईटी सेक्टर अभी हमें करीब मिड टीन्स ग्रोथ की विजिबिलिटी दे रहा है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। और वैल्यूएशंस को देखें तो ये सेक्टर अभी लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो मेरा मानना है कि यहाँ से रिटर्न्स ग्रोथ से ड्रिवन होंगे और ना कि वैल्यूएशन री रेटिंग से। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इन्वेस्टर्स कैन लुक फॉर। Thank you, Meeta ji, for your insights on the equity markets and the technology sector. We hope to connect with you again sometime soon. Once again, बहुत बहुत शुक्रिया जेड फंड्स का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आकर अपना व्यू शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। So friends, ये तो थी मिस मीता शेट्टी, द फंड मैनेजर ऑफ टाटा डिजिटल फंड। जैसा इन्होंने भी बताया, टेक्नोलॉजी सेक्टर एक स्ट्रक्चरल चेंज देख रहा है और अगले कुछ सालों के लिए एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है। However, एक सेक्टोरल फंड होने के कारण इसमें रिस्क भी काफी हाई है। हमारी रिकमेंडेशन है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। अगर आप इस फंड में या किसी भी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमारे ऐप जेड फंड्स पर कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो इस फंड को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट jetfunds.in पर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलें, and do not forget to subscribe to our channel for regular updates on many more such videos. Thank you for watching Z Funds.